हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आज हम लोग करने वाले हैं सीटर से संबंधित एवीएस की महत्वपूर्ण क्लास। देख रहे हैं कि लगातार जो आपकी टीसीएस एग्जाम करा रही है उसमें एक से एक ज़बरदस्त क्वेश्चन के आगे की तरफ बढ़ते चला जा रहा है। एनसीईआरटी को छोड़कर जीके की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और क्वेश्चन नए तरीके के आपके एग्जाम में पूछने लग गया है। तो आज हम उसी नए पैटर्न को देखते हुए अपनी क्लास लेने वाले हैं सीटेट की एवीएस की। तो आप लोग लगातार क्लास में बने रहिएगा और जितने लोग इस समय जुड़ चुके हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथी मित्रों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। फिर चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में देश के पहले कार्बन डाइऑक्साइड मापन एक्सचेंज टावर की स्थापना की गई। आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में देश के पहले कार्बन डाइऑक्साइड मापन एक्सचेंज टावर की स्थापना की गई है। ऑप्शन है उत्तराखंड, केरल, गुजरात और महाराष्ट्र। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि टीसीएस बिल्कुल उल्टे सीधे क्वेश्चन लगातार पूछते हुए चला जा रहा है। जो कि जीके टीसीएस के लिए जो आपकी ईवीएस की क्लास है, यानी कि जो ईवीएस है वो एनसीईआरटी नहीं है बल्कि जीके भी उसने संपूर्ण जीके ले रखा है आपके सिलेबस में। तो आप लगातार क्लास में बने रहिएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और पूछे भी जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में जिस राज्य में देश का पहला कार्बन डाइऑक्साइड मापन एक्सचेंज टावर लगाया गया है उसका नाम है उत्तराखंड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पिनवैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। नेशनल पार्क तो हर शिफ्ट में पूछा जा ही रहा है, मतलब ऐसी कोई शिफ्ट नहीं हो रही जिसमें नेशनल पार्क से संबंधित क्वेश्चन ना बन रहा हो। तो आपको बताना है कि पिनवैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश और चौथा है जम्मू एंड कश्मीर। तो बताइए इनमें से किस राज्य में पिनवैली नेशनल पार्क स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग आंसर कीजिए और जितने लोग इस समय वीडियो देख रहे हैं सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिनवैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पिनवैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, टीडा जो टिड्डा होता है वो घास खाता है और खरगोश टीडी खाता है और लोमड़ी खरगोश को खाती है। तो दी गई श्रृंखला में टीडे की स्थिति क्या हो जाएगी। आपको बताना है कि टीडा घास को खाता है और खरगोश टीडे को खा जाता है और लोमड़ी खरगोश को खाती है। तो इस श्रृंखला में टीडे की स्थिति क्या है। पहला है प्राथमिक उत्पादक, दूसरा है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है माध्यमिक उपभोक्ता और चौथा है तृतीयक उपभोक्ता। तो बताइए, जब टीडा घास को खाता है और खरगोश टीडे को खाता है और लोमड़ी खरगोश को खाती है तो इस श्रृंखला में टीडे की स्थिति क्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सभी को आंसर करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन सीटेट यूपी टेट दोनों में ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। टीडा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता टीडा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, प्राथमिक उपभोक्ता। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन द्वारा 5 जून को क्वेश्चन है निम्न में से किस संगठन के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन है WHO, दूसरा है UNGA, तीसरा है WWF और चौथा ऑप्शन है UNDP। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4 का सभी लोग आंसर कीजिए। इनमें से किस संस्था के द्वारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, UN जनरल असेंबली UNGA के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाने की शुरुआत की गई थी, UN जनरल असेंबली के द्वारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, जो जानवर रात में जागते हैं वह किस रंग की वस्तुओं को देखते हैं। आपको बताना है जो जानवर रात में जागते हैं वह किस रंग की वस्तुओं को देखते हैं। ऑप्शन है हरा, लाल, सभी रंग या फिर ब्लैक एंड वाइट यानी कि काला और सफ़ेद। तो बताइए जो जानवर रात में जागते हैं वह किस रंग की वस्तुओं को देखते हैं। इसका आंसर कीजिए सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 5 का। जो जानवर रात में जागते हैं वो अधिकतर हर वस्तु को काला और सफ़ेद यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट रंग की वस्तुओं को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। आपको बताना है
इनमें से ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? पहला है वाष्पीकरण, दूसरा ऑप्शन है भोजन, तीसरा है परागण और चौथा ऑप्शन है संक्षेपण। तो आपको बताना है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग आंसर कीजिए, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? परागण के द्वारा। परागण की जो प्रक्रिया होती है इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण का इस्तेमाल किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में है। एलिसा परीक्षण का इस्तेमाल किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा है हैजा, तीसरा है एड्स और चौथा है तपेदिक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी बीमारी का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कीजिए, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एलिसा परीक्षण का इस्तेमाल एड्स की बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा ऑप्शन है जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, दूसरा है केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, तीसरा है बंजर हो जाएगी और चौथा ऑप्शन है अन्य फसलों के लिए उपजाऊ बन जाएगी। तो आपको बताना है कि कोई किसान बार बार उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में धान की फसल उगा रहा है, तो ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर करेंगे। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके खेतों की मृदा बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं? आपको बताना है इनमें से कौन उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है नयन, दूसरा है त्वचा, तीसरा है फेफड़े और चौथा है गुर्दे। तो बताइए इनमें से कौन सा हिस्सा उत्सर्जन प्रणाली का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आँख जो होती है यानी नयन जो होते हैं वो उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा नहीं होते हैं। बाकी त्वचा, फेफड़े और गुर्दे उत्सर्जन प्रणाली का हिस्सा होते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे, दूसरा है चिड़ियाघर में वे जो भी कुछ देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताब अपने साथ ले जाना, तीसरा है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना और चौथा ऑप्शन है चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, यही आपको अनुमति नहीं देना है। बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है गलत है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से नहीं पूछा गया है, तो इसका यही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन है गणनाएं और अनुमान, दूसरा है साफ सुथरा रेखांकन और तीसरा ऑप्शन है माप के अनुसार चित्रण करना और चौथा ऑप्शन है सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो सभी लोग आंसर कीजिए, प्राथमिक स्तर पर मान चित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो आपको बताना है ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति। ऑप्शन है यह सीखने वालों को सुनने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है, दूसरा है यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है, तीसरा है इससे शिक्षार्थियों में कहानी लेखन की क्षमता विकसित होती है, चौथा है यह पाठ को बहुत रोचक बनाता है। तो बताइए ईवीएस में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे के संदर्भ से स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय ईवीएस विषयों को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? शिक्षार्थी की पर्यावरण समझ को बढ़ाना, दूसरा है शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधी समझ विकसित करने के लिए, तीसरा है थीम आधारित ईवीएस लेन देन विषयों की तुलना में आसान है,
चौथा है EVS में अध्यायों को कम करने के लिए। तो बताइए पाठ्यक्रम में विषयों के बजाय EVS विषयों को प्रस्तावित किया गया है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का। जितने साथी लोग आज चैनल पर नए जुड़े हैं, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़ी और परस्पर संबंधी समझ विकसित करने के लिए ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए EVS के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की, इसका सबसे उचित कारण क्या है? पहला है पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, दूसरा है EVS केवल कक्षा 3 के लिए है, तीसरा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ और लिख नहीं सकते हैं, चौथा ऑप्शन है एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करना। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा चारों में से? NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए EVS के पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है, इसका सबसे जो उचित कारण है वो है ऑप्शन नंबर डी। वो चाहता है कि आप बच्चों को एक प्रासंगिक शिक्षण वातावरण प्रदान करें, इसीलिए NCF 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए EVS के पाठ्य पुस्तकों की सिफारिश नहीं की है। अगला क्वेश्चन है बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से EVS सीखने का बहुत स्थान मिलता है या इंगित करता है कि, क्वेश्चन क्या है? बच्चों को अन्वेषण के माध्यम से EVS सीखने का बहुत स्थान मिलता है या इंगित करता है कि EVS को रटकर सीखा जाता है, EVS को सूचना के माध्यम से सीखा जाता है, EVS बाल केंद्रित है, EVS शिक्षक केंद्रित है। तो इसका सभी लोग सही आंसर करेंगे। उम्मीद है कि इसका आंसर सभी लोग सही कर लेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन आज की इस क्लास का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। EVS या फिर अन्य कोई भी शिक्षा हो, चाहे मैथ की हो, हिंदी की हो, साइंस की हो, सारी की सारी शिक्षाएं बाल केंद्रित ही होती हैं। तो इसका भी यही आंसर है कि EVS बाल केंद्रित है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी आपदा पर्यावरण हास्य के कारण उत्पन्न होती है? आपको बताना है इनमें से कौन सी आपदा ऐसी है जो पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। ह्रास का मतलब होता है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, उसके कारण उत्पन्न होने वाली इनमें से कौन सी आपदा है? पहला ऑप्शन है भूस्खलन, दूसरा है वनों की आग, तीसरा है बाढ़ एवं सूखा और चौथा या सभी। तो आपको सही आंसर करना है इनमें से कौन सी आपदा पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूस्खलन, वनों की आग और बाढ़ एवं सूखा ये सारी के सारी पर्यावरण आपदाएं हैं जो कि पर्यावरण ह्रास के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें, तो इसका आंसर करना है कि मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा है क्रमबद्ध आती है, तीसरा है स्वावलंबन की भावना का विकास होता है और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ व शुद्धता आती है। तो बताइए मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें, तो इसका जो सही आंसर है बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर करेंगे, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं मौखिक गणित शिक्षण लाभदायी होता है क्योंकि इसमें एकाग्रता बढ़ती है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण का भौतिक संगठक नहीं है, आपको बताना है पर्यावरण का इनमें से कौन सा भौतिक संगठक नहीं है। ऑप्शन है स्थल, दूसरा है सूक्ष्म जीव, तीसरा है वायु और चौथा है जल। तो सभी को आंसर करना है पर्यावरण का भौतिक संगठक इनमें से कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो पर्यावरण का भौतिक संगठक नहीं होते हैं, बाकी स्थल, वायु और जल ये सब पर्यावरण के भौतिक संगठक होते हैं। तो साथियों आज का अंतिम क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? यहाँ पर गैसों हो जाएगा, देशों नहीं होगा, गैसों हो जाएगा। तो आपको बताना है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है ओजोन और तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे सभी लोग। इन गैसों में से जो 4 गैस दी गई हैं इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो धरती पर लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार की गैस है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो हानिकारक और लाभदायक दोनों तरीके से सिद्ध होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार चैनल को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और जितने लोग नए जुड़े हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।